नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास आधुनिक राजस्थान के अंदर भी कृषक आंदोलन और कृषक आंदोलन में आज का जो सेशन है वो हम बीकानेर किसान आंदोलन को ले रहे हैं। अच्छा, बीकानेर किसान आंदोलन की सबसे जो अभूतपूर्व विशेषता है वो है उसका दुधवा खारा किसान आंदोलन। दो कुछ बातें पहले एक पृष्ठभूमि देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बेहद पसंद आएगा। आज का जो टॉपिक है वो है अपना बीकानेर प्रेजेंट मूवमेंट, यानी कि बीकानेर किसान आंदोलन। ठीक है जी, क्योंकि पृष्ठभूमि समझने के बाद आपको इन तथ्यों को डिकोड करना बड़ा आसान सा हो जाता है, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा जोर रहता है। बीकानेर भी पहली बात तो सामंती या हम कहें जागीरी क्षेत्र था। जैसे कि आपने पिछले सेशन में देखा था, अलवर किसान आंदोलन की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ पर सामंती शोषण कम से कम था, क्योंकि शिक्षा का प्रसार ज़्यादा था। आप दिल्ली, जो कि केंद्रीय राजधानी है ब्रिटिश प्रशासन की या ईआईसी की, उसके बिल्कुल करीब है, तो उसका फायदा आपको यहाँ पर ये मिला है। तो एक तो सामंती शोषण जो मारवाड़ का एक प्रमुख कैरेक्टर था वो था। तो अब यहाँ के जो समकालीन नरेश हैं उनका बड़ा ही विरोधाभासपूर्ण चरित्र है। समकालीन नरेश हैं आपके, याद रखिएगा, महाराजा गंगा सिंह राठौड़ साहिब, और गंगा सिंह राठौड़ जी के बाद आपके पुत्र गद्दी पर आए महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़। तो इन दो नरेशों के काल में, याद रखना, इन दो नरेशों के काल में बीकानेर किसान आंदोलन संचालित रहा है। लेकिन बेसिक तौर पर ये जो किसान आंदोलन है ये जाना जाता है गंगा सिंह राठौड़ जी के शासनकाल और उनके उस काल में घटित घटनाओं को लेकर। इसका जो अवधि है वो है 1938 से लेकर 48 ईस्वी। अब यदि प्रश्न उठा कि साहब यहाँ नेतृत्व किस किसने किया इस किसान आंदोलन का, तो जीवन राम चौधरी सर्वमान्य नेता, मगाराम वैद्य, हनुमान सिंह चौधरी, ये सर्वमान्य नेता थे, एवं कुंभाराम जी आर्य। क्योंकि यदि हम बीकानेर का एक ज्योग्राफिकल चीज़ों को देखें या इनका सेंसस देखें यहाँ की कि यहाँ की प्रमुख जाति क्या थी, तो जाट है। और यहाँ पर जो नेतृत्व प्रदान किया गया वो भी जाट जाति के सर्वमान्य नेताओं के द्वारा ही किया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि महाराजा गंगा सिंह राठौड़ का एक तरफ तो बड़ा ही उदारवादी चेहरा है, उसके विरोधाभासपूर्ण ये बड़े निरंकुश हैं कि आपने अपने शासन में कहीं पर भी लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को उठने नहीं दिया। बावजूद उसके महाराजा गंगा सिंह राठौड़ खुद लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना में कदम उठा रहे थे। यानी कि आपके निरंकुशता को लोकतांत्रिक चेहरा आवरण दिया गया, लेकिन दिल से गंगा सिंह राठौड़ ये नहीं चाहते थे कि मेरे यहाँ पर आपने आधुनिक शिक्षा, आधुनिक संसाधनों, बिजली वगैरह का पूरा जनता को फायदा देने का प्रयास किया, आपने लाने का प्रयास किया। ये बड़ा विरोधाभासपूर्ण चेहरा है गंगा सिंह राठौड़ का। और सर्वाधिक राजभक्त यदि मैं शासकों की सूची तैयार करूं संपूर्ण हिंदुस्तान में, समकालीन भारत के अंदर, तो उनमें सर्वमान्य जो रियासती नरेश का नाम आएगा प्रिंसली स्टेट्स में, वो महाराजा गंगा सिंह राठौड़ बीकानेर के। लेकिन दूसरा चेहरा ये कि गंगा सिंह राठौड़ को आधुनिक भागीरथ भी पुकारा गया है। ये भी दूसरा एक अनोखा पक्ष है। आधुनिक भागीरथ भी पुकारा गया गंगा सिंह जी राठौड़ को, जिन्होंने अपने राज्य में, याद रखना, राज्य में लोकतांत्रिक एवं उदारवादी
संस्थाओं के विकास में कठोर कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये कदम EIC की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि आप समझना इस बात को, आपने रियासत के आधुनिकीकरण की दिशा में गंभीर प्रयास किए, नो डाउट, गंगा सिंह जी राठौर ने। इसके अलावा यदि मैं आपसे कहूं, गंगा सिंह जी राठौर साहब की कुछ और महत्वपूर्ण कदम जो रहे हैं वो क्या है कि लोकतांत्रिक उदारवादी, रियासत में जनता द्वारा किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक मांग को उभरने नहीं दिया। यह भी एक बड़ा अनोखा चेहरा है गंगा सिंह राठौड़ का। अब जिसने इस किसान आंदोलन की नींव रखी, जो इस किसान आंदोलन का प्रमुख कारण बना, उस पर आइएगा। देखो, एक तो पक्की बात है जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि अत्यधिक भू राजस्व दर, नो डाउट, बेगार जैसे अनावश्यक शारीरिक शोषण। तीसरा, यहां पर 37 प्रकार के लाग बाग लग रहे थे। चौथा, सामंती शोषण। ये बिल्कुल प्रमुख कारणों में एक किसान आंदोलन की दिशा में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही, जो हमने कहा कि इन्हें आधुनिक भागीरथ की संज्ञा से भी पुकारा गया है, तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। असल में गंगा सिंह राठौड़ को याद रखना, पंजाब से सतलुज नदी का जल गंग नहर परियोजना के जरिए बीकानेर रियासत में लाने का श्रेय प्राप्त है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो गंग कैनाल है। और उस जमाने में जबकि इतने यंत्र, इतनी बड़ी मशीनें नहीं थी, ये बहुत बड़ा प्रयास था। इसीलिए आधुनिक भागीरथ भी कहा गया कि आप मरुधरा की तपती जमीन की प्यासी जमीन को संतुष्ट करना चाहते थे जल लाकर। और ये बड़ी, अब शुरुआत में पक्की बात है आपको मतलब एक्वायर करना पड़ा जमीनों को। तो जब आपने अलवर किसान आंदोलन को देखा था, समझा था, तो वहां की एक अनोखी विशेषता क्या आई थी अलवर किसान आंदोलन में, कि राजपूत सशस्त्र तौर पर लामबंद हुए जब उनसे भू राजस्व दर अन्य जातियों के समान वसूलने का प्रयास किया। 1922 का जो तृतीय भू राजस्व बंदोबस्त था अलवर में महाराजा जयसिंह के द्वारा। बीकानेर में ठीक इसके उल्टे, जो जमींदार अब तक सबसे बड़ा रीढ़ था, सबसे बड़ा जो आधार स्तंभ था रियासती शासन प्रशासन के ढांचे का, यहां जमींदार लामबंद हो गए बीकानेर महाराजा गंगा सिंह राठौड़ के। अब आप समझिएगा क्यों। जो मैंने कहा कि यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा जागीरी है, सामंती है, तो जो गंग नहर लाने के लिए जो जमीन की आवश्यकता थी, वो पक्की बात है जागीरों से, जमींदारियों से निकल रहा है। तो जमींदारों से जमीन ये कहकर ली गई कि आपको विशेष सुविधाएं, रियायतें दी जाएंगी। समझ में बात आप लोगों को, और आप लोगों को जल प्रदान किया जाएगा, उससे पैदावार बढ़ेगी, जमीन का पूरा मुआवजा आपको दिया जाएगा। तो जमींदारों ने राजी खुशी कि कुछ जमीन का बलिदान करके यदि पैदावार बढ़ती है, कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं,
जल प्राप्त होगा और भरपूर मुआवजा मिल रहा है। तो शुरुआत में गंगा सिंह राठौर जी के इस प्रयास में पूरा योगदान जमींदारों के द्वारा दिया गया। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ जमींदारों को लगा कि हमारे साथ छल किया है और महाराजा अपने वचन पर, अपनी बातों पर कायम नहीं है। हमसे पूरा आबियान, सिंचाई के लिए जल जो कर होता है, पानी का कर, वो तो वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्लियर है? मुआवजा जो बात हुई थी वो नहीं मिल रहा है। और जहां जहां गंग नहर पहुंच रही, वहां पंजाब से लाए हुए किसानों को बसाया जा रहा है। तो जमींदार कई प्रकार की मांगों को लेकर, से सुविधा, सिंचाई दर में कमी हो, सिंचाई की अधिक सुविधा हमें प्राप्त हो, भूमि की किस्तें कम की जाएं, उनकी जमीनों पर रेलवे, पोस्ट ऑफिस खोले जाएं, इन बातों को लेकर वो भड़क उठे। और शुरुआत में जहां जमींदार पूरी तौर पर मतलब साथ थे महाराजा गंगा सिंह राठौर के, अब वो विद्रोही बन बैठे जब उन्हें लगा कि ये मांगे नहीं मानी जा रही है। वहीं महाराजा गंगा सिंह राठौर का ड्रीम प्रोजेक्ट था गंग नहर का विकास करना। महाराजा गंगा सिंह राठौर किसी भी सूरत में अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बाधा नहीं आने देना चाहते थे। अतः जमींदारों के आगे झुकते हुए लगभग सब मांगे मानी गई गंगा सिंह राठौर जी के द्वारा। यहां तक कहा गया कि आप एक चक से दूसरे चक में यदि मूव करते हैं तो भी आपको पूरी सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये अनोखी विशेषताएं लिए हुए एक प्रकार का किसान आंदोलन था। आप इसको अब यूं समझ लीजिएगा। आई थिंक जो बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो पूरी तौर पर आप उससे सहमत होंगे कि एक बड़ी यहां पर तो गंगा सिंह राठौर जी के अगेंस्ट में एक तरह से यहां पर एक जमींदारी एसोसिएशन का गठन हुआ। अब आप यहां से हम आरंभ करते हैं अपनी कहानी को। याद रखिएगा, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना होती है ताकि जमींदार लामबंद होकर महाराजा गंगा सिंह राठौर और रियासत से अपनी मांगे मनवा सके। जमींदारी एसोसिएशन का गठन होता है अप्रैल 1929 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष थे, जो संस्थापक थे, याद रखना वो थे दरबारा सिंह। और इसकी स्थापना होती, इसका जो मुख्यालय था वो था श्रीगंगानगर। जमींदारी एसोसिएशन का जो मुख्यालय था श्रीगंगानगर, और कुल 4 शाखाएं इस जमींदारी एसोसिएशन की स्थापित थी। अनूपगढ़, श्रीकरणपुर, पदमपुर और रायसिंह नगर। और पहली जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, वो 10 मई 1929 ईस्वी को श्रीगंगानगर में हुई थी। कुल शाखाएं रही है इसकी 4 शाखाएं। कौन कौन सी हैं देख लीजिएगा। श्री गंगा नगर, पदमपुर, श्रीकरणपुर एवं रायसिंह नगर। रायसिंह नगर का तो हत्याकांड अपने आप में बेहद विभत्स रहा है इसी बीकानेर किसान आंदोलन और बीकानेर प्रजामंडल के दौरान। ठीक है साहब। अब यदि हम कहें कि जो जमींदारी एसोसिएशन का गठन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, कारण क्या था? गंगनहर क्षेत्र के अंदर पंजाब से लाए हुए बाहरी किसानों को बसा दिया गया और स्थानीय किसानों को वो
तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही जिसके वो हकदार थे, जो बताकर उनकी जमीनों का अतिक्रमण किया गया था, जमीनें रियासत के द्वारा ली गई थी। तो महाराजा गंगा सिंह राठौड़ को जमींदारी एसोसिएशन की इन मांगों के आगे झुकना पड़ा और झुकते हुए एक तरह से उन्होंने इन बातों को स्वीकार किया। तो जमींदारी एसोसिएशन के नेतृत्व में यहां पर शुरुआत में आप आराम से यहां तक की बात को ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये किसान आंदोलन आरंभ होता है, किसान इस प्रकार से लामबंद होना चालू होते हैं। 11 अप्रैल 1935 को सबसे पहले इस किसान आंदोलन के दौरान 11 अप्रैल 1935 ईस्वी को रियासत ने एक आदेश जारी करके ये एक मुनादी करवा दी कि जो लगान नहीं देगा, और लगान नहीं देने के लिए यदि उकसाएगा, जमींदार हो, किसान नेता हो, तो उसे अपराध माना जाएगा और ये गैर जमानती अपराध होगा। तो यहां पर अब आप देख लीजिएगा कि रियासती आदेश के अनुसार लगान अदा नहीं करना एवं इस हेतु उकसाने को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया। याद रखिएगा, गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया 11 अप्रैल 1935 ईस्वी को। सबसे पहले बीकानेर किसान आंदोलन में लाग बाग तथा बेगार के विरुद्ध यदि कहीं पर मांग उठी तो वो था 1937 ईस्वी में उद्रासन या उद्रासर विद्रोह ठिकाना। सबसे पहले उद्रासर या उद्रासन ठिकाना विद्रोह होता, क्योंकि जब सरकार ने कहा कि लगान अदा नहीं किया जाएगा, मतलब यदि नहीं किया तो गैर जमानती अपराध माना जाएगा, तो 1937 ईस्वी में 2 साल बाद विशेषता लाग बाग एवं बेगार किसानों ने कहा उद्रासर और उद्रासन महाजन ये प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे बीकानेर रियासत में, तो लाग बाग एवं बेगार के विरुद्ध प्रथम बीकानेर किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम संगठित विद्रोह का आरंभ बीकानेर किसान आंदोलन में उद्रासर या उद्रासन ठिकाने से माना जाता है। अब पक्की बात है कि जब ये बातें उठी तो जैसा कि हमने कहा कि बीकानेर रियासत या महाराजा भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि छिटपुट घटनाओं से उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो प्रभावित हो। अतः लाग बाग एवं बेगार के विरुद्ध जो मांग उठी, तो याद रखिएगा रियासत के आदेश पर उद्रासन ठिकाने को लाग बाग एवं बेगार संबंधी किसानों की मांग माननी पड़ी। ये पहली महत्वपूर्ण विजय थी। ये पहली, एक तरह से आप कह सकते हो उद्रासर या उद्रासन में बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान आराम से यहां तक के मैटर को आप विस्तार से देख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य है, काम का है, और जमींदारी एसोसिएशन से सारी की सारी ये बात आरंभ होती। पूरी बात को ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब पक्की बात है कि जब उद्रासर या उद्रासन ठिकाने में
भाई लाग बाग और बेगार की कमी में जो कमी हुई वो छोटा मोटा मामला नहीं था। अतः ये मांगे अब आसपास के और ठिकानों से उठने लगी। इसी प्रकार का उद्रासर या उद्रासन की तरह का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना और था, महाजन। महाजन ठिकाने में भी 1938 से लेकर 42 तक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। महाजन ठिकाना विद्रोह ये रहा 1938 से लेकर 42 ईस्वी तक। महाजन ठिकाना प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और बीकानेर किसान आंदोलन में पहली बार महाजन ठिकाने में ही भू राजस्व दरों में कमी की गई। लगभग 50% से 40% तक जो बकाया राशि थी उसमें कटौती करके किसानों को फौरी तौर पर राहत दी गई। तो यहां रियासती आदेश पर ठिकाने ने, याद रखना, किसानों के बकाया भू राजस्व राशि में किसानों को, याद रखिएगा, किसानों को राहत प्रदान करी। तो उद्रासन और महाजन ठिकाने से एक तरह से सफल आंदोलन का आगाज हुआ। 1940-42 के दौर में पहली बार किसानों को पहली महत्वपूर्ण विजय का एहसास हुआ जब 4 अक्टूबर 1940 ईस्वी को बीकानेर किसान आंदोलन में 4 अक्टूबर 1940 ईस्वी को 29 लाख बाघ 37 में से समाप्त कर दिए गए। ये पहली उल्लेखनीय उपलब्धि आप कह सकते हैं। और जनवरी 1942 के अंदर राजगढ़ जो तहसील थी बीकानेर रियासत की, वहां पर भूमि बंदोबस्त का कार्यक्रम आरंभ किया गया। क्लियर? चार अक्टूबर 1940 ईस्वी को, याद रखना, रियासत ने 29 लाख बागों को समाप्त कर दिया 37 में से। तो फिर यह महत्व क्या रहा? बीकानेर किसान आंदोलन में किसानों की प्रथम महत्वपूर्ण विजय के रूप में इस यश गाथा को हम उल्लेखित कर सकते हैं। जनवरी 1942 में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है, जनवरी 1942 ईस्वी में राजगढ़ तहसील में रियासत ने लैंड सेटलमेंट यानी कि भूमि बंदोबस्त कार्यक्रम आरंभ किया। अब लैंड सेटलमेंट की दिशा में कदम उठाना, भूमि बंदोबस्त करना, ये किसानों के लिए आशा का संचार करना था। आप लोग याद करिए, बेगू किसान आंदोलन में तो आंदोलनकारी किसानों की पहली मांग ये थी कि जब तक रियासत के आदेश पर बेगू ठिकाना लैंड सेटलमेंट या भूमि बंदोबस्त नहीं कर देगा, हम कर अदा नहीं करेंगे। याद करिएगा, ये बेगू किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी। तो इन दो घटनाओं ने बीकानेर किसान आंदोलन में एक तरह से किसानों के जीवन में नवीन आशा का संचार कर दिया।
अब बीकानेर के अंदर दुधवा खारा एक प्रमुख ठिकाना था जिला चूरू में। वहां पर आंदोलन ने जो गति पकड़ी, उसने बीकानेर किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी पहचान दिला दी। आप देखिएगा, दुधवा खारा किसान विद्रोह 1944 से लेकर 48 तक। वर्तमान में जो जिला पड़ता है वो है चूरू। यहां का जो जागीरदार था वो ठाकुर सूरजमल था, ठिकानेदार। और यहां जो किसानों का नेता थे वो थे हनुमान सिंह चौधरी, हनुमान सिंह जी चौधरी। दुधवा खारा के अंदर। अब पक्की बात है, यहां पर कारण वही है, कोई विशेष कारण नहीं है। सामंती शोषण, अत्यधिक लागत और भू राजस्व। भाई जब उद्रासन में महाजन में किसानों को राहत मिल सकती है, 4 अक्टूबर 1940 को रियासत 29 तरह के लाग बाग को समाप्त कर सकती है, तो फिर दुधवा खारा में आराम से यहां तक की बात को एक बार इस क्रोनोलॉजी को आप लोग विस्तार से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यही चीजें महत्वपूर्ण है। और मैंने पहले ही कहा था कि आधुनिक राजस्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ज्यादा वेटेज क्रोनोलॉजी का है यहाँ पर। तो यहाँ पर चौधरी हनुमान सिंह जी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। असल में ये वो समय था जब गंगा सिंह राठौड़ साहब की मृत्यु हो चुकी थी, स्वर्गवास हो गया था, और नए महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ माउंट आबू गए हुए थे। अब स्वाभाविक है यार, आप आबो हवा चेंज करने के लिए, तफरी करने के लिए कहीं गए हैं, और वहां पर चौधरी हनुमान सिंह जी के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधि मंडल माउंट आबू पहुंच गया और वहां डिमांड की कि जस्ट वी वांट टू मीट यू। महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ के गुस्से का पारावार नहीं। अतः शार्दुल सिंह राठौड़ के आदेश पर चौधरी हनुमान सिंह जी को गिरफ्तार करके रतनगढ़ जेल में डाल दिया गया और भयंकर प्रकार की यातना आरंभ कर दी। ये 2 जून 1945 की बात है। 2 जुलाई 1945 को, एक महीने बाद जब काफी यातनाएं बढ़ गई, तो जेल में हनुमान सिंह जी ने आमरण अनशन चालू कर दिया। 6 जुलाई 1945 को चौधरी हनुमान सिंह को रिहा करने की मांग को लेकर मगाराम वेद्य, जो बीकानेर प्रजा परिषद के अध्यक्ष थे, पंडित मगाराम वेद्य, उनके नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। इधर चौधरी हनुमान सिंह का जब काफी ज्यादा जब स्वास्थ्य गिरता चला गया, तो 10 अगस्त 1945 को उन्हें रिहा किया गया सरकार ने कि यार मर गए, अगर कुछ हो गया तो आफत पड़ जाएगी। इसी बीच AISPC, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, मैंने पिछले सेशंस में काफी विस्तार से चर्चा करी थी बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। उन्होंने इस संपूर्ण घटनाक्रम की जांच के लिए हरिभाऊ उपाध्याय को नियुक्त किया। रियासत ने पुनः गुस्से में आकर फिर चौधरी हनुमान सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। जेल में चौधरी हनुमान सिंह ने 65 दिनों तक भूख हड़ताल करी थी, याद रखना। बाल मुकुंद बिस्सा, जिसे मारवाड़ का जतिन दास भी कहा जाता है, और भगत सिंह के कद के जो क्रांतिकारी थे जतिन दास, उनकी तरफ 4 जनवरी 1948 को चौधरी हनुमान सिंह जी ने की मांगे मान ली गई और इस प्रकार से दुधवा खारा किसान आंदोलन समाप्त हुआ। इस दुधवा खारा किसान आंदोलन की सबसे बड़ी बात क्या थी कि AISPC के माध्यम से राजस्थान सेवा संघ ने संपर्क साधा AISPC से, और उसके माध्यम से बीकानेर किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी पहचान दी गई, याद रखना। तो इस किसान आंदोलन की विशेषता क्या है, याद रखिएगा। दुधवा खारा किसान आंदोलन ने बीकानेर किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी, याद रखना, यह महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रव्यापी पहचान प्रदान करी। याद करिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक साहब ने, जिन्हें राष्ट्रपति, महात्मा और किसान आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है, ने बिजोलिया किसानों की स्थानीय मुद्दों और उस मांग को राष्ट्रव्यापी विमर्श का प्रश्न बनाने के लिए कानपुर से अपने मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र दी प्रताप का साथ लिया था। आई थिंक आराम से यहां तक के मैटर को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मैं अपनी बात को अब और आगे बढ़ाता हूं। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन के दौरान घटना जो घटती है, 2 जून 1945 ईस्वी को सर्वप्रथम माउंट आबू में महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ से मिलने पहुंचा किसान प्रतिनिधि मंडल। अब इस किसान प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्ष थे चौधरी हनुमान सिंह जी। से नाराज होकर, याद रखिएगा, महाराजा ने चौधरी हनुमान सिंह को रतनगढ़ जेल में डाल दिया। चौधरी हनुमान सिंह को, याद रखिएगा, रतनगढ़ जेल में कैदी बना दिया। पूरे 1 महीने के पश्चात, यानी कि 2 जुलाई 1945 को याद रखिएगा, 2 जुलाई 1945 ईस्वी को रतनगढ़ जेल में चौधरी हनुमान सिंह ने अमानवीय यातनाओं के विरुद्ध आमरण अनशन आरंभ कर दिया। अब 6 जुलाई 1945 को जब ये खबरें बाहर आई, तो याद रखना, पंडित मघाराम वैद्य के नेतृत्व में जेल में बंद, रतनगढ़ जेल में बंद चौधरी हनुमान सिंह की रिहाई को लेकर चौधरी हनुमान सिंह जी की रिहाई को लेकर दुधवा खारा में आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे महिलाओं ने, बच्चों ने भाग लिया। घबराकर जब इधर स्वाभाविक स्वास्थ्य गिरता जाएगा, तो 10 जुलाई जुलाई 1945 ईस्वी को चौधरी हनुमान सिंह जी को रिहा करना पड़ा सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है साहब, चौधरी हनुमान सिंह को रिहा करना पड़ा। इनकी रिहाई के पश्चात AISPC, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा,
ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, यानी कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने हरिभाव उपाध्याय को, याद रखिएगा, ने हरिभाव उपाध्याय को दुधवा खारा घटना की जांच हेतु नियुक्त किया। अब इस नियुक्ति ने, इस घटना ने पुनः महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ को उकसा दिया कि यार जब रिहा कर दिया अब आप क्या जांच कर रहे हो। जांच करने का मतलब बात कांग्रेस तक पहुंच गई, कांग्रेस से फिर आगे एजीजी और फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल तक बात जा सकती है। तो 20 मार्च 1946 ईस्वी को पुनः देख लीजिए, आराम से सारे घटनाक्रम को विस्तार से देख लीजिए, समझ लीजिए। यह फिर इस तरह के क्लासेस हैं कि आप लाखों रुपया खर्च करके भी इतना फ्लो, इतना कमिटमेंट, इतना कन्विक्शन नहीं पा पाते हैं क्लासेस में, इतनी रेगुलरिटी। सो अब 1946 में 20 मार्च, आगे देखिएगा, बीस मार्च 1946 ईस्वी को चौधरी हनुमान सिंह जी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि एआईएसपीसी का बीच में कूदना ये रास नहीं आया महाराज। इस बार महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ को, इस बार चौधरी हनुमान सिंह जी ने पूरी नीति के तहत जेल में 65 दिनों की भूख हड़ताल कर दी। और आप लोगों को लगता है कि चरखे से देश को आजादी मिली है? आपको लगता है ऐसा? ये वही लोग कर सकते हैं सुबह सुबह 2 घूंट देशी वाला। 65 दिनों तक भूख हड़ताल, क्योंकि चौधरी हनुमान सिंह जी ने प्रैक्टिकली इस चीज को देख लिया था कि सरकार दबाव में आएगी, मेरे गिरते स्वास्थ्य खबरें बाहर जाएंगी और बाहर उबाल उठेगा और सरकार दबाव में आएगी। 65 दिनों तक भूख हड़ताल करी। 4 जनवरी 1948 ईस्वी को याद रखिएगा, 4 जनवरी 1948 ईस्वी को रियासत ने चौधरी हनुमान सिंह जी की मांगे स्वीकार करी और इस प्रकार से, याद रखना, दुधवा खारा किसान आंदोलन समाप्त हो गया। क्या हमें इन स्वतंत्रता सेनानियों की पूरी जीवनी नहीं पढ़नी चाहिए? चौधरी हनुमान सिंह जी क्या रणनीति बनाई होगी, क्या जीवन रहा होगा, कितना प्रेरणादायी। जब छोटे बच्चे इन हमारे बहुत पुरुषार्थी नेताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठाकुर सूरजमल, ठाकुर नाम भूल रहा हूं मैं, शेखावाटी किसान आंदोलन में देशराज चौधरी जी हैं, कालीबाई है, मगाराम वैद्य हैं, मीणा जनजाति आंदोलन में कितने नेता निकले इस तरह के, भीलों में कितने निकले। मेरा आग्रह सिंपल इतना सा है, जब आप इस तरह की, जब एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हो, भाई चौंचलों से कम उन लोगों को स्थान प्रदान कीजिए सीबीएसई के कोर्सेज में जिन्होंने ग्राउंड रूट लेवल पर काम किया, ग्रास रूट जो लेवल होता है, जिनकी लाइफ पूरी इंस्पिरेशनल है, जो पूरी प्रेरणादायी जीवन देकर
वो पूरी पूरी पीढ़ियां तैयार करेंगे अपने इस तरह के समर्पण भाव की कहानियों से। आप देख लीजिए इस पूरी क्रोनोलॉजी को भी, इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं पहले ही आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह चुका था कि ये वो दौर था जब आप किसान आंदोलनों को और प्रजामंडल आंदोलनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। कार्यकर्ता वही है। असल में किसान आंदोलन भी प्रजा परिषदों, प्रजामंडल के अंतर्गत ही चले हैं। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन की सफलता से खुश होकर चौधरी कुंभाराम आर्य जी के द्वारा इसी चूरू की राजगढ़ तहसील में एक कस्बा पड़ता ललाना, वहां पर एक किसान सभा का आयोजन किया गया। ललाना किसान सभा 7 अप्रैल 1946 को, जब उफान पर था अपना दुधवा खारा किसान आंदोलन, यहां पर नेतृत्व किया गया चौधरी कुंभाराम जी आर्य के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, कहां पर यह हो रहा है? जिला चूरू, तहसील राजगढ़, ललाना। अब क्या होता है कि इसी दौरान किसान सभा को समर्थन दिया गया बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा। और 1 जुलाई 1946 ईस्वी को श्रीगंगानगर में के कस्बे रायसिंह नगर में, जहां पर जमींदारी एसोसिएशन की एक शाखा थी, जब किसान सभा और प्रजामंडल कार्यकर्ताओं का संयुक्त अधिवेशन हो रहा था, बीरबल हरिजन पे गोली दागी गई, उनकी मृत्यु होती है, उनके प्राण निकल गए, लेकिन जब तक सांस रही इनके हाथ में तिरंगा जमीन को नहीं छू पाया। अब आप सोचिएगा, क्या हमें आदरणीय बीरबल जी हरिजन के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? लेकिन ऐसे ही है। सत्ता भाई कोतवाल तो मतलब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? तो सैया भाई कोतवाल या सत्ता भाई कोतवाल, आपको बस 2-4 लोगों को ही प्रमोट करना है ताकि उनके नाम पे वोट बटोरते रहो। इसे वल्चर पॉलिटिक्स, गिद्ध राजनीति कहते हैं असल में। रायसिंह नगर हत्याकांड, ये हुआ है, बड़ा चर्चित हत्याकांड है। 1 जुलाई 1946 ईस्वी को, कहां पर? कस्बा है रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर में। याद करिएगा, श्रीगंगानगर में ही जो जमींदारी एसोसिएशन स्थापित हुआ था उसका यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक ना, शाखा का गठन किया गया था। और 10 मई 1929 को उसकी पहली बैठक हुई थी, अप्रैल 1929 में। तो ये स्थापित हुआ था जमींदार एसोसिएशन। तो यहां पर किसान आंदोलन एवं प्रजा परिषद, जो बीकानेर प्रजा परिषद थे, इसके कार्यकर्ताओं का संयुक्त अधिवेशन चल रहा था। याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन चल रहा था, ठीक है साहब। इस संयुक्त अधिवेशन पर गोलीबारी की गई और इसमें जो प्रमुख शहीद हुआ इस रायसिंह नगर हत्याकांड में 1 जुलाई 1946 को, ये हुए बीरबल हरिजन। याद रखिएगा इस बात को। इस हत्याकांड की जांच के लिए AISPC, वही ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, जिसने हरिभा उपाध्याय को भेजा था दुधवा खारा घटनाक्रम की जांच के लिए, गोकुल भाई भट्ट और पंडित हीरालाल शास्त्री को भेजा। तो इसकी जांच के लिए याद रखना, AISPC की तरफ से गोकुल भाई भट्ट एवं
पंडित हीरालाल शास्त्री नियुक्त की गए। एआईएसपीसी दोबारा बोल देता हूँ, कांग्रेस का एक आनुषांगिक संगठन था। कांग्रेस ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग की स्थापना के लिए अपने बैनर तले ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस यानी कि अखिल भारतीय देशीय राज्य लोक परिषद का गठन किया था। तो ये बड़ा चर्चित हत्याकांड रहा है, राय सिंह नगर हत्याकांड। आप लोग यहाँ तक की घटनाक्रम को मैं स्क्रीन आउट होता हूँ, एक बार आराम से देख लीजिएगा। इसके बाद आई थिंक आप लोगों ने कर लिया, पॉज करिए वीडियो को, उतार लीजिए। फिर इसी बीकानेर किसान आंदोलन में होता है गोगामेड़ी किसान सभा, याद रखिएगा। गोगामेड़ी किसान सभा यहाँ 3000 किसान होते हैं। 3 सितंबर 1946 को इस गोगामेड़ी किसान सभा का आयोजन होता है। गोगामेड़ी किसान सभा का महत्व क्या है? 3 सितंबर 1946 को आयोजित गोगामेड़ी में जो 3000 किसानों की सभा हुई थी, बीकानेर किसान आंदोलन के इतिहास में पहली बार जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग प्रजा परिषद के मंच से यहां पर की गई थी। 3 सितंबर 1946 ईस्वी को बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा इस किसान सभा का आयोजन किया गया था। याद रखना 3000 किसान यहां पर उपस्थित हुए थे। और महत्व क्या है? पहली बार बीकानेर किसान आंदोलन में जागीरदारी व्यवस्था की समाप्ति की मांग गोगामेड़ी किसान सभा से ही की गई थी। यह बहुत बड़ी बात थी गोगामेड़ी किसान सभा की। इसके बाद फिर कांगड़ कांड होता है। कुछ लोग कहते हैं 29 अक्टूबर 1946 को, कुछ लोग कहते हैं 1 नवंबर 1946 को। रतनगढ़ जिला चूरू के अंदर रतनगढ़ में कांगड़ एक कस्बा है। यहाँ पर कांगड़ जागीरदार ने जब सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, उस समय भी किसानों से पूरा लगान वसूला। और जब इसका जब विरोध किया गया तो फिर याद रखिएगा कांगड़ ठिकानेदार ने बेरहमी से यहाँ पर दमन किया था। क्लियर? इसके पश्चात फिर देश आजाद हो जाता है। बीकानेर किसान आंदोलन फिर नेपथ्य में चला, मतलब मांगे मान ली जाती किसानों की। बात यह है। इसके बाद होता है कांगड़ कांड। कांगड़ दमन या तो 29 अक्टूबर 1946 आप कह सकते हैं, या 1 नवंबर 1946 ईस्वी को। कांगड़ जो दमन है इसमें कुछ भी नहीं है, असल में अकाल के दौरान कांगड़ ठिकाने ने किसानों से भू राजस्व वसूली के दौरान, याद रखिएगा, अमानवीय तरीके अपनाए थे। इसके बाद चूंकि दमन होता रहा, किसान दबते रहे, विरोध करते रहे, और फिर 14 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। धीरे धीरे जो सामंती प्रभाव है वो कम होता चला जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम के दौरान। यहाँ पर भी राजस्थान का एकीकरण होता है। और फिर इस प्रकार से याद रखिएगा, यद्यपि कांगड़ कांड की जांच के लिए बीकानेर प्रजा परिषद ने 7 सदस्य एक आयोग का गठन किया गया था, लेकिन बाद में उसे भी जा पिटवाया कांगड़ ठिकानेदार ने। इस प्रकार से बीकानेर किसान आंदोलन, सामंती शोषण, बीकानेर महाराजा की एक कल्याणकारी योजना
गंग नहर की परिणति की जिद, इन सब चीज़ों का एक मिला जुला प्रभाव सा था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में, इस नॉलेजेबल वीडियो के जरिए आप लोगों को बीकानेर किसान आंदोलन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं एक नए किसान आंदोलन को, जो अंतिम किसान आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन या जाट किसान आंदोलन, उसमें आप लोगों को घटनाक्रम को जीवंत करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी एक पात्र के रूप में अपने आप को रखकर उन किसानों की पीड़ा को समझ सकें। कितना मुश्किल दौर रहा होगा जब वो मुस्कुराते हुए उसमें भी सांस लेकर अपने जीवन की तमाम खुशियां ढूंढा करते।